Hello students, welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself रंजीत कुमार. स्वागत है सर आप लोगों का आज की क्लास में. आइए हम लोग फिर एक आज नए जोश और जुनून के साथ शुरू करेंगे आज इकोनॉमिक्स की क्लास. आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है इकोनॉमिक्स. कई सारे आज के डेट में कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इकोनॉमिक्स से. तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे. इसमें अपने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे. उसके अलावा डिफरेंट टॉपिक्स में डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जो पूछे गए या अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और साथ साथ उसके अलावा और भी कई सारे जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस पर अपन डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास और आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिनको हमें जानना हमारे लिए जरूरी है. अर्थात कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक है. तो एक बार पहले उन टॉपिक्स को हम समझ ले और फिर उसका एक रिव्यू बता के फिर मैं आगे बढ़ूंगा और उसके बारे में आपको यहाँ एक एक क्वेश्चंस पर फिर अपन डिस्कशन करेंगे. तो आइए देखते हैं. सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमी एट ए गैलेंस. ये पहला टॉपिक है. दूसरा टॉपिक है आप देखेंगे नीति आयोग और एंड प्लानिंग कमीशन. तीसरा टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, चौथा टॉपिक है वो है फिजिकल पॉलिसी. ठीक है, पांचवा टॉपिक है उसको हम बोलते हैं फाइनेंस एंड बैंकिंग. ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट पर हम बात करेंगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, उसके बाद सिक्स नंबर पे हो गए. सेवेंथ पॉइंट पे हम बात करेंगे उसके बाद इंपॉर्टेंट कमिटीज. कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे. फिर उसके बाद 8 नंबर पे हम बात करेंगे बजट के रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए उसके बारे में. फिर उसके बाद 9 नंबर पे हम बात करेंगे बजट के बाद आप देखेंगे कि ये डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड. और फिर 10 नंबर में बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. ये वो कुछ टॉपिक्स हैं जो अपने एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आइए इन पॉइंट्स को एक एक करके एक बार देखते हैं कि इनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए ताकि हाईलाइट रहे और जब भी आप पढ़े तो उन्हीं पॉइंट्स को उन टॉपिक्स को कवर करें जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में कवर कर सकते हैं. तो पहला टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी एट ए गैलेंस. हिंदी में बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय. ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जी. तो पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था. सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है और ये किन किन कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है ये. उसके बाद क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? ओपन इकोनॉमी क्या होता है? ठीक है, और राइट नाउ करंट में इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी इकोनॉमी, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस तरह की है. ठीक है, ये पूछा है. तो ये सारी चीजें इंडियन इकोनॉमी एट ए गैलेंस में पूछा गया है. अब जैसे आपने प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडियन इकोनॉमी को किस लेवल पर किस लेयर में डिसाइड किया है. जैसे पहले था कि अपन लोग डेवलपिंग इकोनॉमी में काउंट किए जाते थे, मतलब विकासशील अर्थव्यवस्था में. अब हम लोग डेवलपिंग से बाहर निकल के हम आ गए लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में. मतलब वर्ल्ड बैंक ने एक नया पैरामीटर डिसाइड किया है जिसके तहत भारत अब डेवलपिंग इकोनॉमी की लिस्ट से निकल के लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की लिस्ट में शामिल हो गया है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप का मतलब
क्या होता है, ये सारी चीजें। तो ये सब क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी एट ए गैलेंस में पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा जो है वो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन, इन दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, मतलब इनकी संरचना। जैसे एग्जाम में पूछा गया कि कितने फुल टाइम मेंबर होते हैं नीति आयोग में, ठीक है, हाउ मेनी फुल टाइम मेंबर्स इन नीति आयोग, और प्लानिंग कमीशन में कितने थे, प्लानिंग कमीशन को कब डिसॉल्व किया गया, चेयरमैन कौन होता है, उसके बाद सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, ठीक है, और इनके फंक्शंस क्या है। तो ये वो एग्जाम में पूछे गए नीति आयोग के रिगार्डिंग और प्लानिंग कमीशन के रिगार्डिंग। तो ये क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन 100% अपने एग्जाम में पूछता है। उसके बाद तीसरा है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। भाई मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है और मॉनेटरी पॉलिसी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो एक तरफ मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर और सीआरआर, इनके थ्रू बैंक जो है आरबीआई वो मनी की फ्लोटिंग को कंट्रोल करती है। और दूसरी तरफ जब मनी की फ्लोटिंग को कंट्रोल किया जाता है, कम या ज्यादा किया जाता है, तो उसके कुछ इफेक्ट्स हमें इकोनॉमी पर देखने को मिलते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डीवैल्यूएशन, डीमोनेटाइजेशन। ये क्या होता है, तो ये दोनों ही चीजें हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार पूछे गए। और इस बार के लिए, मतलब इस बार जो एग्जाम होगा उसके लिए एकदम वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बैंक ने रेपो रेट कम किया, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो बैंक रेट है लोन के, होम लोन, व्हीकल लोन, जितने भी पर्सनल लोन, सबके रेट डाउन हो गए, ठीक है। तो वो क्यों होता है और उसका क्या कारण है, और फिर जब आप देखेंगे मार्केट में मनी की फ्लोटिंग बढ़ती है तो फिर इन्फ्लेशन कैसे आता है। तो ये सारी चीजें इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इनसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिजिकल पॉलिसी पर, इसको हम बोलते हैं राजकोषीय नीति। अब राजकोषीय नीति में दो चीजें होती है बॉस, एक तो आप देखेंगे रेवेन्यू जनरेट होता है और दूसरा एक्सपेंडिचर होता है। तो किन किन सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें टैक्स आएगा। अब टैक्स कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स कौन से हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है उसमें प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, और वो कौन कौन से एक्सपेंडिचर है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, कौन सा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। तो ये फिजिकल पॉलिसी में अपन इनको पढ़ेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग डेवलपमेंट, इसमें कई तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे नाबार्ड की कब एस्टैब्लिश हुआ, नाबार्ड विच टाइप ऑफ बैंक, किस तरह का बैंक है। उसके बाद नेशनलाइजेशन कितने बैंकों का हुआ, कब हुआ, किन किन राउंड्स में हुआ, ठीक है, हाउ मेनी नेशनलाइज बैंक इन इंडिया राइट नाउ, अभी कितने बैंक्स हैं, ठीक है, इस तरह के। उसके बाद फर्स्ट इंडियन बैंक कौन सा है, फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक कौन सा है, आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, किस कमिटी के रिकमेंडेशन के बिहाफ पे हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आया 6 नंबर पे पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। इस बार के लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है जी। क्यों? क्योंकि पोवर्टी, गरीबी और बेरोजगारी, आप देखेंगे कि अभी जो पैंडेमिक आया है इससे हमारे देश में ये दोनों ही चीजें बड़े पैमाने पर, मास लेवल पर बढ़ गई है। तो पोवर्टी, गरीबी और बेरोजगारी, इन दोनों के टाइप्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे पोवर्टी में किस कमेटी के रिकमेंडेशंस को फॉलो किया गया पोवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन। दूसरा कि कैलोरी इनटेक का बेस किसने तैयार किया था, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की किसने दिया था पोवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स पूछे गए हैं। टाइप्स का मतलब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, जो हमारे लिए हर बार अनएम्प्लॉयमेंट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कमिटीज, कई सारी कमिटीज अभी रिसेंटली बनी है, तो वो कौन कौन सी कमिटीज हैं, उन कमिटीज के बारे में पूछा है, तो वो कमिटीज हम एक बार उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे देखेंगे। उसके बाद बजट से रिलेटेड अपने एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए, जीरो बेस्ड बजट, या अभी पिछले साल इंटरिम बजट पेश किया गया था, तो इंटरिम बजट कब पेश किया गया और इंटरिम बजट का मतलब क्या होता है,
ये सारे बजट के टाइप्स के, तो वो भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, उनको भी अपन देखेंगे। और फिर उसके बाद डिमांड और मार्जिनल यूटिलिटी, ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछ गए। इसके साथ साथ रिवोल्यूशन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है, क्रांतियां, जैसे ब्लैक रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, इस तरह के रेवोल्यूशंस हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये रेवोल्यूशन कौन कौन से हैं ये हमें भी जानना है, ठीक है। तो इस तरह के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आज आप जो पहली क्लास ले रहे हैं इसमें इन पॉइंट्स को पॉइंट आउट करें और इन पॉइंट्स को फोकस करें और इन्हीं सेक्शन से आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस पढ़ें और देखें, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएंगे एग्जाम में और अच्छे स्कोर आप इकोनॉमिक्स में कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए आज हम बढ़ते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं अपने जेईएन में, उनमें कौन कैसे कैसे क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन है और उनके एक्सप्लेनेशन क्या है। तो जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उन सभी फैक्ट्स को हम समझेंगे ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन पूछे तो उनको अपन करने की स्थिति में हो, ठीक है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बढ़ते हैं आज की क्लास, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो जो भी ऑनलाइन है, कौन कौन ऑनलाइन है भाई, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो लोग भी अभी ऑनलाइन है एक बार अपनी उपस्थिति, अपना प्रेजेंट शो करें, दिखाएं मुझे। एक यूजर मुझे शो हो रहा है, बाकी कोई भी ऑनलाइन है तो एक बार मुझे अपना प्रेजेंस दिखाए, ठीक है। चलिए कोई नहीं है, ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये तो टॉपिक थे, अब हम लोग बढ़ते हैं एक एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो ये अपने प्रीवियस ईयर जेईएन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने आपके डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अपन देखेंगे ताकि आपको दोनों समझ में आएगा, ठीक है। आई विश कि आपको पूरी तरह से साफ साफ नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये अपने जेईएन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में अपन आज पढ़ रहे हैं और उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जी, फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ब्राउन रिवोल्यूशन, मतलब इनमें से भूरी क्रांति का संबंध किससे है। ब्राउन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच फील्ड, ब्राउन रिवोल्यूशन, भूरी क्रांति। अब आप देखेंगे कई तरह के रिवोल्यूशन है और उस रिवोल्यूशन से अपने एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। तो आइए उन रेवोल्यूशन, सबसे पहले तो इसका आंसर देखते हैं और फिर कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस है वो मैं आपको एक साथ बता देता हूं ताकि आने वाले एग्जाम्स में अगर रेवोल्यूशन से एक भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो आप करने की स्थिति में होंगे। तो सबसे पहले ये ब्राउन रेवोल्यूशन जो है ये है, इट इज रिलेटेड टू लेदर एंड कॉफी प्रोडक्शन, ठीक है। लेदर मतलब चमड़ा एवं कहवा उत्पादन, ब्राउन का मतलब भूरा होता है और भूरी क्रांति इज रिलेटेड टू लेदर और कॉफी प्रोडक्शन, ठीक है। ये है इसका आंसर, द राइट आंसर इज ए। अब मैं उन रिवोल्यूशंस के बारे में आपको बताता हूं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए उन रिवोल्यूशंस को देखते हैं एक बार कि कौन कौन से रिवोल्यूशंस हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस यहां पर देखते हैं कौन कौन से रेवोल्यूशंस है। इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं महत्वपूर्ण क्रांतियां, ठीक है। कौन कौन से रेवोल्यूशन है जी। फर्स्ट रेवोल्यूशन, इसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, ठीक है। सेकेंड इज व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट कह ले या फ्लड कह ले, फ्लड रेवोल्यूशन, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू
मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। थर्ड इज ग्रे रिवोल्यूशन, इट इज रिलेटेड टू fertilizer, production. Fourth is brown revolution, brown, leather and coffee production, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ इज ब्लैक रेवोल्यूशन, ये है पेट्रोलियम प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद सिक्स है, आप देखेंगे गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन ये क्या है जी, तो ये है जूट प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर ये क्या है जी, तो हॉर्टिकल्चर, sorry, golden revolution is fruit production, horticulture and honey production, and golden fiber revolution is related to jute production, ठीक है, जूट प्रोडक्शन। बढ़ते हैं अगले आगे, और कौन से हैं। उसके बाद है गोल्डन हो गया, सिल्वर रेवोल्यूशन, ठीक है, एग एंड पोल्ट्री फार्म प्रोडक्शन। उसके बाद है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ये क्या है जी, कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आएंगे अपन एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ओवरऑल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। उसके बाद है राउंड रेवोल्यूशन, ये है पोटैटो प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद है येलो रिवोल्यूशन, ये है मस्टर्ड ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद है येलो के बाद रेड रेवोल्यूशन, मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन। उसके बाद रेड के बाद है पिंक रेवोल्यूशन, पिंक में है ये प्रॉन फिश, ठीक है, प्रॉन फिश। और उसके बाद है ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लू का है ये फिश प्रोडक्शन, ये प्रॉन फिश है। और ओनियन प्रोडक्शन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपके सामने, आप देखेंगे कि रिवोल्यूशंस लिखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इन्हीं में से ये मोस्ट ऑफ दी जो रिवोल्यूशन है ये मैंने लिख दिए हैं, इनमें इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। और हर बार एग्जाम में एक रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो गुड इवनिंग जितेंद्र,
पहला ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन या फ्लड रेवोल्यूशन, श्वेत या बाढ़ क्रांति, ये दूध उत्पादन से संबंधित है। ग्रे रिवोल्यूशन, ग्रे का मतलब आप देखेंगे स्लेटी, स्लेटी क्रांति, ये फर्टिलाइजर खाद उत्पादन से संबंधित है। ब्राउन रेवोल्यूशन, भूरी क्रांति, लेदर और कॉफी कहवा उत्पादन से संबंधित है। ब्लैक रेवोल्यूशन, काली क्रांति, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या क्रूड ऑयल कच्चा तेल उत्पादन। उसके बाद गोल्डन रेवोल्यूशन, स्वर्ण क्रांति, एग्जाम में पूछा है जी, ये वाला एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। स्वर्ण क्रांति तो फ्रूट मतलब फल उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, और हनी मतलब शहद उत्पादन, ठीक है। उसके बाद गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, स्वर्ण रेशा क्रांति, ये है जूट उत्पादन, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, अगला है सिल्वर रेवोल्यूशन, इसको हम बोलते हैं रजत क्रांति, ठीक है। एग, अंडा और पोल्ट्री फार्म, जो कुक्कुट उत्पादन है, मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे हैं उनका पालन होता है, उसको हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्म। उसके बाद सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन मतलब रजत रेशा क्रांति, कॉटन कपास उत्पादन, ठीक है। उसके बाद एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, सदाबहार क्रांति, ओवरऑल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में संपूर्ण विकास। उसके बाद राउंड रेवोल्यूशन मतलब गोल क्रांति, पोटैटो प्रोडक्शन को हम बोलते हैं, पोटैटो मतलब आलू उत्पादन से रिलेटेड शुरू किया गया था राउंड रेवोल्यूशन। उसके बाद येलो, येलो का मतलब पीली, पीली क्रांति, पीली मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों उत्पादन, ठीक है। उसके बाद रेड, रेड रेवोल्यूशन, मीट मतलब मांस, और टोमेटो का मतलब टमाटर, मांस और टमाटर उत्पादन, क्योंकि उसका कलर रेड होता है, लाल होता है। उसके बाद पिंक, पिंक का मतलब गुलाबी क्रांति, प्रॉन फिश जिसको हिंदी में झींगा मछली बोलते हैं, और साथ में ओनियन प्रोडक्शन, प्याज उत्पादन है, ठीक है। उसके बाद ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लू मतलब नीली क्रांति, ये है फिश प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो येलो रिवोल्यूशन है इसको ऑयल सीड्स प्रोडक्शन भी बोलते हैं, ऑयल सीड्स, जो मस्टर्ड है वो ऑयल सीड्स ही तो है, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, तेल उत्पादन को, ठीक है, या तिलहन उत्पादन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। तो ये रिवोल्यूशंस आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन रिवोल्यूशन से था, और उस रिवोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको सारे पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जितेंद्र सर ये कौन सी क्लास है? ये आज से इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू हुई है प्रैक्टिस बैच में, जो आपने पहले लिया था ना प्रैक्टिस बैच मेरी पॉलिटी की, उसके बाद फिर साइंस चल रहा था प्रैक्टिस बैच में, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और आज से शुरू हुआ है इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू हुई है प्रैक्टिस बैच की, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और हम डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गई जितेंद्र? क्लियर हुआ? बहुत हम लोगों को बताया नहीं जाता, चुपके चुपके स्टार्ट हो जाती है। अरे ये तुम लोगों को कैसे नहीं पता होगा? जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है उनकी रोज क्लास चलती है प्रैक्टिस बैच की। हाँ, पहले इन्फॉर्म नहीं किया होगा कि नेक्स्ट डे कौन सी क्लास होगी, बट क्लास लगेगी तो कोई ना कोई क्लास तो लेगा, ठीक है। तो अब पता चल गया ना, आ गया हूं मैं, अब पता चल गया जितेंद्र? सबको इन्फॉर्म कर दो, जो भी पहले ग्रुप में थे सबको इन्फॉर्म कर दो अभी तुम डिफरेंट सोर्स से कि सर की क्लास स्टार्ट हुई है, और आज इकोनॉमिक्स की क्लास, आज पहली क्लास है जो अपन शुरू करने जा रहे हैं, और उसका पहला क्वेश्चंस मैंने एनालाइज किया है और इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस के बारे में बताया है। तो जिन लोगों को भी नहीं पता सबको आप इन्फॉर्म कर दे, या रिकॉर्डिंग होगी आपके पास, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सर, पहला क्वेश्चन था और उससे रिलेटेड अब यहां पर दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। क्या? पहला, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पूछा है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है। तो आप देखेंगे कि दो लोगों का नाम आता है, एक तो थे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, ये अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, और दूसरे थे एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन ये इंडियन
एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे बॉस, भारतीय, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। नॉर्मन बोरलॉग के कोऑपरेशन से एम एस स्वामीनाथन ने कब 1966-67 में एक ग्रीन रेवोल्यूशन किया और इसमें हाइब्रिड बीज तैयार किए जिसमें कम फर्टाइल लैंड में भी मोर एंड मोर प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो इन दोनों के कोऑपरेशन से पहली बार मास लेवल पर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। और इसी समय ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति हुई जिसमें चावल और गेहूं का मास लेवल पर प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, और इसी के साथ हमारे देश में एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ। रेवोल्यूशन का मतलब होता है अनकंट्रोल चेंज इन एनी फील्ड। किसी भी क्षेत्र में अगर अप्रत्याशित परिवर्तन होता है तो उसको हम रेवोल्यूशन, क्रांति बोलते हैं। तो यहाँ पर रेवोल्यूशन का मतलब मारपीट, खून खराबा नहीं है, मैंने डिफरेंट के साथ रेवोल्यूशन वर्ड जोड़ रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ रेवोल्यूशन जिस फील्ड के साथ भी रेवोल्यूशन जोड़ा है इसका मतलब है अनकंट्रोल चेंज। अनकंट्रोल चेंज, जैसे मैंने ग्रीन कहा तो फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में अनकंट्रोल चेंजेस आए। मैंने व्हाइट और फ्लड रेवोल्यूशन कहा, व्हाइट का मतलब व्हाइट स्वेप में अनकंट्रोल चेंज है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन हुआ। मैंने कहा ग्रे रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन मींस अनकंट्रोल चेंज इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में अनकंट्रोल चेंज को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो पहला रेवोल्यूशन 1966 में हुआ था जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, और वो दो लोगों के कोऑपरेशन से हुआ था। पहले थे, आप देखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और दूसरे थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। मेरे पास किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप पढ़ें, बाकी लोगों को भी आप बाद में इन्फॉर्म कर दीजिएगा या उनको भी पता चल जाएगा, क्योंकि जो लोग भी प्रैक्टिस बैच में इनरोल हैं वो जरूर क्लास देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा, तो अगले दिन से सब प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए, तो आइए, ये रेवोल्यूशंस हैं। ठीक है, इन रेवोल्यूशन, तो ये बात ध्यान रखना है, एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन का नॉर्मन बोरलॉग और एम एस स्वामीनाथन। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन 1970 में, 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो गुजरात के थे, वहां पर उन्होंने अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की और मिल्क प्रोडक्शन को उन्होंने आगे बढ़ाया। और आज आप देखेंगे इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन है मिल्क प्रोडक्शन में, नंबर 1। उस समय 250 ml हमारे देश में एबिलिटी थी मिल्क की, इस समय 2.5 लीटर की एबिलिटी है, मतलब सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया करता है, नंबर 1 पोजीशन। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल शुरू किया था। आपको मालूम होगा अमूल दूध पीता इंडिया कब, 1970 में। कहां पर जी, तो ये गुजरात में। ठीक है, तो इसके व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑस्ट्रेलिया मिल्क प्रोडक्शन नहीं, इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है जितेंद्र, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इंडिया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन। आइए पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया, कह रहा है विच रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ब्राउन रेवोल्यूशन, मतलब भूरी क्रांति से संबंधित कौन सा था। तो आपको मैंने लेदर सबके बताया था, पोटैटो, ये हो गया राउंड रेवोल्यूशन, गोल क्रांति, फिश का हो गया ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति, फर्टिलाइजर का हो गया ग्रे रिवोल्यूशन। ठीक है, और ये हो गया क्या जी, तो ब्राउन। ठीक है, तो ब्राउन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू लेदर प्रोडक्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हु असेस द स्टैटिस्टिक्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, कौन करता है जी एसएस नेशनल इनकम का। तो आप देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन की बात करें तो ये डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, 15 मार्च 1950 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और 2015 में ये डिसॉल्व हो गया। अब इसकी जगह नीति आयोग है और ये देश में डेवलपमेंट के लिए के एजेंडाज तैयार करती है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म करती है और मनी की प्रिंटिंग और उसकी फ्लोटिंग पर काम करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फाइनेंस कमीशन ये फिजिकल पॉलिसी फॉर्म करती है, राजकोषीय नीति बनाती है और देश में जो भी एक्सपेंडिचर होने हैं और इनकम जनरेट करने हैं उसके रिगार्डिंग पॉलिसी फॉर्म करता है फाइनेंस कमीशन। उसके बाद है
CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये प्रतिवर्ष हम आप देखेंगे कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का आकलन करती है कि हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है। अलग अलग तरीके से कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इनकम, ठीक है, और जीडीपी के आधार पर नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। तो सीएसओ के द्वारा एवरी ईयर कैलकुलेट किया जाता है नेशनल इनकम और उसका एक रिकॉर्ड इशू किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेशनल इनकम एवरी ईयर जारी करती है और वही बताती है। क्लियर हुआ? तो राइट आंसर इज डी। ठीक है, तो दूसरे का राइट आंसर क्या हुआ जी? डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR was released in India, इंडिया में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? किस डेट को जारी की गई बताइए? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब जारी की गई बताइए जितेंद्र? राइट आंसर इज बी, अप्रैल 2002 को पहली बार HDR मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें आप देखेंगे एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, खान पान, सारी चीजें इसमें देखी जाती है कि उस वहां के लोगों का विकास कितना है, कैसा है। ठीक है, तो पहली बार अप्रैल 2002 में ये मानव विकास रिपोर्ट भारत में जारी की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर कि बैंक नोट प्रेस इज लोकेटेड एट विच प्लेस? बैंक नोट प्रेस की बात कर रहा है ये कि बैंक नोट प्रेस कहाँ है, कहाँ पर लोकेटेड है। तो आइए यहाँ पर कुछ और बैंक प्रेस है, उनके बारे में जान लें कि वो कहाँ कहाँ पे है और उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स क्या है, ताकि आपको आगे अगर दूसरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको नहीं पूछ के तो आप करने की स्थिति में हो। आइए देखते हैं कि एक बार इनके बारे में। देखिए, सबसे पहला जो प्रेस है उसको हम बोलते हैं बैंक नोट प्रेस। ठीक है, कहां पे है अभी मैं बाद में। दूसरा है करेंसी नोट प्रेस। ठीक है, तीसरा है करेंसी नोट प्रेस। उसके बाद सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, चौथा है मिंट्स प्रेस। ठीक है, बैंक नोट प्रेस है देवास में। देवास कहाँ है जी? MP। उसके बाद एक करेंसी नोट प्रेस है नासिक में, ये कहाँ है जी? महाराष्ट्र में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? ये भी नासिक में है और एक हैदराबाद में भी है। मिंट्स कहाँ का है जी? तो ये है बॉस मिंट्स के मुंबई मतलब बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। ठीक है, ये है आपके प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, अब यहां पर आपको देखने हैं कि पहला एक प्रिंटिंग प्रेस है जिसको हम बोलते हैं बैंक नोट प्रेस। ये है देवास में। देवास कहाँ है जी? MP में। उसके बाद दूसरा है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, ये है नासिक में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। तीसरा है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, ये भी नासिक में है, महाराष्ट्र में। उसके बाद मिंट्स का मतलब होता है सिक्के। सिक्कों का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में आप देखेंगे 4 जगह सिक्कों का प्रोडक्शन होता है। कहाँ कहाँ? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में।
ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग यहां पर ये करेंसीज प्रिंट होती है। तो बैंक नोट प्रेस में अलग करेंसीज मतलब सारी सीरीज के नोट छापे जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर करेंसी नोट प्रेस में भी। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में आप देखेंगे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पासपोर्ट है, पोस्टल ऑर्डर है, उसके बाद जो स्टैम्प पेपर्स हैं, ठीक है, इन सभी की प्रिंटिंग होती है यहाँ पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नासिक में, ठीक है। उसके बाद जो ये मिंट्स सिक्के हैं, इनका प्रोडक्शन इन 4 जगह होता है। इन सब में नया है नोएडा वाला जो, ठीक है। तो ये कुछ बैंक नोट प्रेस है, ये सारे के सारे हैं अंडर कंट्रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये सब फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब वित्त मंत्रालय के अधीन है। 2 प्रिंटिंग प्रेस हैं जो आरबीआई के अंडर में है। आरबीआई के अंडर में कौन कौन से प्रिंटिंग प्रेस हैं? तो एक है सालबोनी वेस्ट बंगाल, और दूसरा है मैसूर कर्नाटका, ठीक है। ये जो 2 प्रिंटिंग प्रेस है सालबोनी और मैसूर कर्नाटका, ये दोनों प्रिंटिंग प्रेस आरबीआई के अंडर में है और यहां पर सभी सीरीज के नोट छापे जाते हैं, ठीक है। तो ये है, ये आपको ध्यान में रखना है कि सालबनी प्रिंटिंग प्रेस इज लोकेटेड एट, कहां पर लोकेटेड है, और मैसूर में जो प्रिंटिंग प्रेस है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, वो किसके अंडर में है। तो ये बात आपको इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, ये मैंने आपको साथ साथ बता दिए, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ जी? जितेंद्र क्लियर हुआ? जितेंद्र, आरबीआई में कौन सा रिपीट है? आरबीआई में 2 है भाई, सालबनी और मैसूर। ये जो 2 प्रिंटिंग प्रेस है ये आरबीआई के कंट्रोल में है। बाकी बैंक नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस और मिंट्स, ये सभी के सभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है, ठीक है। क्लियर हुआ जितेंद्र? जितेंद्र क्लियर हुआ या नहीं? ओके, चलिए। तो ये सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी है, इनसे रिलेटेड सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं, उससे रिलेटेड कुछ भी इनमें से पूछ सकता है अपने एग्जाम में, जो हमारे लिए जरूरी है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपन, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अपन ने कर लिया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल कॉल अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन अंडर विच ऑफ द पुअरर सेक्शन आर टैक्सेस एट हायर रेट्स देन द रिचर सेक्शन। अब ये फिजिकल पॉलिसी का क्वेश्चन है बॉस, ठीक है। हिंदी में मैं आपको दिखा देता हूं। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? जितेंद्र आप हिंदी के हैं, कह रहा है आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में, व्हाट विल यू कॉल अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन अंडर विच ऑफ द पुअरर सेक्शन आर टैक्स्ड एज हायर रेट्स देन द रिचर सेक्शन, ठीक है। क्या कहेंगे? आंसर बताइए जितेंद्र, 5 नंबर का आंसर बताओ। रॉन्ग आंसर है जितेंद्र आपका। आइए मैं इसको समझाता हूं एक्सप्लेनेशन के थ्रू, फिर आप इसका आंसर बताइएगा। चलिए मैं इसको एक बार समझाता हूं, फिर आप इसका एक बार आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है, ये फिजिकल पॉलिसी का है। फिजिकल पॉलिसी, FISCAL, फिजिकल पॉलिसी, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं राजकोषीय नीति। थोड़ा सा मैं आपको एक बार ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको आगे क्लियर ना हो, ठीक है। आइए, तो ये फिजिकल पॉलिसी में हम 2 चीजें पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं बॉस हम रेवेन्यू, मतलब आय या राजस्व, और दूसरा है एक्सपेंडिचर, इसको हम बोलते हैं व्यय, ठीक है। रेवेन्यू में 2 तरह से रेवेन्यू आप देखेंगे गवर्नमेंट जनरेट करती है। सबसे बड़ा रेवेन्यू हमें टैक्स से मिलता है। टैक्स का मतलब कर। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स,
ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और एक्सपेंडिचर में दो तरह के एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ये आगे आने आएंगे जो क्वेश्चन, उसमें हो सकता है पूछे प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। मैं थोड़ा सा डिटेल आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसको समझने में आपको आसानी होगी। डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसके एग्जाम्पल है WEPRO, wepro.co.in, और इसके एग्जाम्पल है EXCUSE, एक्सक्यूज मी, ठीक है। इन दोनों के ये जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब प्लान्ड एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर सब्सिडी, ठीक है, और उसके बाद सब्सिडी हो गया, और नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है, ये है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स। अब ये wepro.co.in और एक्सक्यूज मी, इनको मैं समझा के फिर आगे आपको बताता हूं कि ये क्या डेवलपमेंट है। चलिए देखिएगा, टैक्स मैंने बताया, कर, और इसके दो टाइप्स बताए मैंने। एक को मैंने कहा कि डायरेक्ट है और एक है इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब मैंने बताया WEPRO.co.in। WE से होता है वेल्थ टैक्स, मतलब धन कर, हिंदी में इसको धन कर बोलते हैं, ठीक है। PRO से होता है प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स मतलब संपत्ति कर। CO से होता है कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है। कॉरपोरेट टैक्स इसको हम बोलते हैं निगम कर। और IN से होता है इनकम टैक्स, मतलब आय कर, ठीक है जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो मैंने इसका एग्जांपल दिया था EXCUSE, एक्सक्यूज मी। EX से एक्साइज ड्यूटी, मतलब उत्पाद शुल्क बोलते हैं इसको। CU से कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी मतलब सीमा शुल्क। SE से सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स इसको बोलते हैं सेवा कर। M से मोड वैट, मॉडिफाइड वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स। और E से एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर, ठीक है। ये सारे टैक्स के एग्जांपल्स हैं। अब ये जो टैक्सेस मैंने लिखे हैं ये डायरेक्ट टैक्स है बॉस। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि ऐसा टैक्स जिसमें गवर्नमेंट और जो पर्सन है उसके बीच कोई थर्ड पार्टी नहीं है। जैसे मान लो आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो सीधे आपने अपनी इनकम का एक सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट के खाते में जमा करा दिया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जिसका डायरेक्टली बर्डन टैक्स पेयर पर पड़े उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल कौन से? वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स। इसके शॉर्ट ट्रिक्स बनाए हैं ताकि आपको याद रहेगा, एग्जाम में पूछता है। मान लो इनमें से वो नहीं होगा तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि टैक्स पेयर पर इनडायरेक्टली बर्डन पड़े, ठीक है। जैसे आप दुकान में कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप क्या किसको डायरेक्ट देते हो? दुकानदार को देते हो, और फिर दुकानदार पे करता है गवर्नमेंट को, मतलब इनडायरेक्टली बर्डन तो आप पर पड़ा ना, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, पेट्रोल पे देते हैं अपन। कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, एक जगह से दूसरी जगह भेजे। सर्विस टैक्स, कैब में, होटल में कहीं घूमने फिरने जाते हैं, सर्विस पे करते हैं। वैट, हर आदमी अपन लोग अभी भी पेट्रोल और दूसरी चीजों पर वैट पे कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स, जहां भी एंटरटेन करने जाते हैं, आप मूवी देखने जाते हैं, कहीं दूसरी जगह एंटरटेन करने जाते हैं, वहां पर आप एंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल टैक्सेस के, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछेगा। क्योंकि टैक्स से रिलेटेड था तो मैंने आपको बता दिया ताकि आने वाले आगे क्वेश्चंस में आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो यहां क्या कह रहा है, आइए उसके बारे में देखते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात करते हैं, मतलब कर के प्रकार, ठीक है जी। अब यहां टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात करेंगे तो पहला है जी, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव
प्रोग्रेसिव टैक्स, इसको हम प्रगतिशील कर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स इसको हम बोलते हैं प्रतिगामी, प्रतिगामी कर, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स, अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है देखिएगा। प्रोग्रेसिव टैक्स जो है ये है बॉस इंडिया में, भारत में, और ये जो है रिग्रेसिव टैक्स ये है डेवलप्ड कंट्रीज में। डेवलप्ड जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर आप देखेंगे रिग्रेसिव टैक्स है। अब तुम कहोगे कि सर इसके पीछे रीजन क्या है, एक बार इसको समझाइए। तो आइए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। तो पहला है प्रोग्रेसिव, समझिएगा इसको फिर आप आंसर दे पाएंगे। प्रोग्रेसिव टैक्स तो ये कह रहा है कि व्हेनेवर इनकम ऑफ टैक्स पेयर्स is increase, then tax rate is also increase। कैसे? एग्जाम्पल क्या है जी? एग्जाम्पल इसका तो मान लो 0 से अगर आप 5 लाख कमा रहे हो तो आप 0% दोगे, 5 से अगर 10 लाख कमा रहे हो तो आप दोगे 5%, ऐसे ही 10 से 20 लाख कमा रहोगे तो दोगे 10%। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है तो क्या आप अधिक टैक्स पे कर रहे हैं? कर रहे हैं ना जी। ये है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज होता जाता है। कम कमाएंगे कम देंगे, ज्यादा कमाएंगे ज्यादा देंगे, नहीं कमाएंगे नहीं देंगे, ठीक है। तो यहां पर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी बढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, डायरेक्ट और प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ये ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में है इंक्लूडिंग इंडिया, भारत में। अब तुम कहोगे कि क्यों है भारत में? तो आप जानते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, मतलब विकासशील देश है, और यहां पर लोगों की जो इनकम है वो इक्वल नहीं है। कोई लोअर मिडिल है, कोई अपर मिडिल है, कोई मिडिल है। तो हम यहां पर एक समान टैक्सेस नहीं इंपोज कर सकते। अगर एक समान टैक्सेस हम इंपोज करेंगे तो फिर जो गरीब है और गरीब हो जाएगा और अमीर हो जाएगा। तो यहां पर डेवलपिंग कंट्रीज में जो जितना अर्न करता है उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करता है। तो इंडिया में भी प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम अपनाया गया है, जिसके तहत जो जितना इनकम अर्न करेगा उतना ही ज्यादा टैक्स पे करेगा। ये है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के एग्जांपल्स, और क्या है उसका मतलब क्या होता है। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ जितेंद्र? क्लियर हो गया जी? समझ में आ गई बात? आइए बढ़ते हैं अब अगले पर। ये तो हो गया प्रोग्रेसिव। दूसरा है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रतिगामी। ये क्या है जी? तो कह रहा है whenever income of taxpayers is increase, then tax rate is decrease। कैसे भाई? एग्जाम्पल क्या है इसका? तो मान लो 0 से 5 लाख तुम कमाते हो तो आप देंगे 15%। उसके बाद 5 से अगर 10 लाख कमाते हो तो आप दोगे 10%, और 10 से अगर 20 लाख के अबव कमाते हो तो आप पे करोगे 5%। मतलब प्रोग्रेसिव के जस्ट उल्टा है ये। समझ में आ रही बात? प्रोग्रेसिव के जस्ट उल्टा। ये कह रहे कि व्हेनेवर इनकम ऑफ टैक्स पेयर इज इंक्रीज देन टैक्स रेट इज डिक्रीज। मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका टैक्स रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। मतलब कम कमाएंगे ज्यादा देंगे, ज्यादा कमाएंगे कम देंगे, ये इसका मतलब।
अब ये ऐसा क्यों है जी? इससे तो अमीर और अमीर हो जाएगा और गरीब और गरीब हो जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? तो ये जो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है ये ऑलमोस्ट हमें डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है। क्यों जी? तो आप जानते हैं डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, उसके बाद नेशनल इनकम अच्छी हो, पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, उसके बाद आप देखेंगे एजुकेशन लेवल अच्छा हो, ठीक है, सारी चीजें। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां के लोगों की इनकम ऑलरेडी अच्छी है, मतलब वहां पर पॉवर्टी जो है बहुत ही कम है, मिनिमम है, ठीक है। तो कहा गया कि अगर मान लीजिए वहां पर 90% या 99, 95, 98% लोग अमीर हैं, जिनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, जिनकी इनकम अच्छी है, तो जब इनकम अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम सब कुछ अच्छा होगा, मोस्ट लोग अमीर है। तो कहा गया कि जब मोस्ट लोग अमीर है, रिच है, तो वहां पर अगर हम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इंपोज करते हैं तो उस कंडीशन में मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता तो उस कंडीशन में मैक्सिमम लोगों को 15% या 20% टैक्स पे करना पड़ता। तो जब 15 या 20% टैक्स पे करना होता तो क्या लोग टैक्स की चोरी करते? ऑफ कोर्स करते। हर कोई अधिक टैक्स पे करने से कतराएगा। तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि 90% लोग जो टैक्स पे कर सकते थे उनमें वो चोरी करने की वजह से 60 या 70% लोग टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम को अडॉप्ट किया और कहा कि अधिक कमाइए कम दीजिए। तो वहां पर मैक्सिमम लोग रिच हैं, अब उनको मान लो मिनिमम अमाउंट 5% अपने टैक्स का देना है, तो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होगा कि यार 5% तो देना है, क्या जाता है, अपना 5% दो और व्हाइट मनी रखो और खूब सारा डेवलपमेंट का काम करो, खूब और अपने आप को स्पेंड करो। तो आप देखेंगे कि मिनिमम उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो खुद मोटिवेट होगा और टैक्स पे करने के लिए। तो ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, तो ये गरीबों पर कम, ठीक है, और अमीरों पर ज्यादा लग, मतलब जो जितना अधिक अर्न करेगा उतना ज्यादा कम देगा और जो कम अर्न करेगा वो अधिक देगा, ठीक है। इसको हम रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम बोलते हैं। क्लियर हो गया जी? क्लियर हुआ? क्लियर? चलिए, ये तो हो गई भाई इसकी बात। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर क्या है इसका? सी होगा, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर आर कॉइन्स मिंटेड इन इंडिया? अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया था पिछली क्लास, पिछली जो समझा रहा था मैं, भारत में सिक्के कहां कहां ढाले जाते हैं। चलो बताओ, आंसर बताओ, सबको मालूम होगा कहां कहां है जी। राइट आंसर क्या है इसका? मुंबई में, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, ये चारों जगह है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, इन चारों जगह मिंट्स का मतलब है सिक्के, सिक्कों का। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या प्रिंट होता है? तो क्वाइंस प्रिंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेडल्स प्रिंट होते हैं, और मेडल्स के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कॉइन्स, मेडल और हाँ, कॉइन्स और मेडल्स का की प्रिंटिंग होती है यहाँ पर इन चारों प्रिंटिंग प्रेस में, मुंबई, हैदराबाद, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था राइट आंसर इज डी। वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर, व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंटिंग ईयर क्या है? नॉर्मली आप देखेंगे अपनी कंट्री का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब वित्तीय वर्ष हमारे देश का, सरकार का, वो क्या होता है? अप्रैल टू मार्च, यही होता है ना जी। 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है भारत सरकार का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष जिसको हम बोलते हैं, जिसमें वो अपने इनकम एक्सपेंडिचर सारी चीजों का एक डेटा कलेक्ट करता है और उसकी रिपोर्ट जारी करता है, तो वो गवर्नमेंट से अलग है आरबीआई का। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, और आरबीआई का पूछ रहा है। तो आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है जुलाई से जून जो है
1 जुलाई से 31 जून जो है ये फाइनेंशियल ईयर होता है किसका? आरबीआई का। क्लियर? समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ जी? ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर आरबीआई की बात आई तो आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1935 में। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में, ठीक है। और आरबीआई को बैंक्स ऑफ बैंक कहा जाता है, बैंक्स ऑफ बैंक, और सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को, ठीक है। आरबीआई क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म करता है, करेंसी प्रिंट करता है और करेंसी मार्केट में इशू भी करता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गया? चलिए, ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ओहो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मेनली किससे रिलेट है? मतलब ये जो प्रछन्न, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रछन्न या छुपी हुई बेरोजगारी, किससे संबंधित है? हिंदी में इसको बोलेंगे। चलो आंसर दो इसका, आंसर दो जितेंद्र। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू विच इन इंडिया? कौन देगा आंसर फटाफट? नहीं, 8 का आंसर सी नहीं होगा। अभी मैं आप लोगों को सारे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स बताऊंगा, इसके बाद कभी नहीं भूलोगे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए है, ए है इसका राइट आंसर। एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब कृषि क्षेत्र में हमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, जिसमें सारे ही टाइप्स बता दूंगा मैं आपको, ताकि अगर उनसे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है तो आप 100% उसको करने की स्थिति में हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से हैं उसके एग्जाम्पल्स। चलिए, ये है सर, इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी के प्रकार, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, हिंदी में भी लिख देता हूं, संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। दूसरा है बॉस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम बोलते हैं, इसको प्रछन्न या छुपी बेरोजगारी। उसके बाद तीसरा है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हिंदी बोलते हैं खुली बेरोजगारी, ठीक है। उसके बाद है चौथा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर है, वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको घर्षणात्मक बेरोजगारी, फिर ठीक है। उसके बाद 6 है अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अल्प रोजगार बेरोजगारी, ठीक है। ये है बॉस कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, ठीक है। और ये इन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्योंकि अभी पैंडेमिक हुआ है तो इस पैंडेमिक में हमारे देश में मास लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, मास लेवल पर। तो इनमें से इस बार 100% क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से। तो इसलिए इसको हमें समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, और इसको आप ध्यान से समझिएगा
सकता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ कि जो टॉपिक मैंने आपको बताए, अगर उन टॉपिक्स को आप कवर कर लेते हैं तो जो भी 6-7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप करने की स्थिति में होंगे, मतलब 100%। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप ध्यान से उन चीजों को समझें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आइए इसको एक एक करके समझते हैं कि ये क्या डेवलपमेंट है। तो पहला है बॉस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जिसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। ठीक है, इसका डेफिनेशन अपने को लिखना नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसका फटाफट। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई कंपनी है आपकी, ठीक है, और इस कंपनी में ऑलरेडी आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और इस कंपनी को आप मैनुअली रन कर रहे हैं, मैनुअली आप चला रहे हैं। ठीक है, आप मान लीजिए कुछ वक्त के बाद नई टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी के बाद आपने इस कंपनी को मैनुअली चलाने की बजाय आपने मशीन इसमें लगा दी, मशीन का इस्तेमाल शुरू किया। ठीक है, तो पहले इस कंपनी में मान लीजिए आप कि इस कंपनी में 20 लोग काम करते थे। 20 में 5 लोग रॉ मटेरियल्स ले आते थे, 5 लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते थे, 5 लोग उनको उसकी पैकेजिंग करते थे और 5 लोग स्टोर करते थे उस प्रोडक्ट को। ठीक है, ये 20 लोग काम कर रहे हैं। अब मशीन आने से इस कंपनी में क्या हुआ जी, तो मशीन अकेले 10 लोगों का, 10 जो वर्कर्स हैं उनका अकेले काम कर रही है। क्या, तो रॉ मटेरियल्स को कैरी करना और रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्शन। ठीक है, ये दोनों काम, मतलब 5 लोग जो रॉ मटेरियल्स ले आते थे और 5 लोग फिर उसको मशीन में डाल के आगे बढ़ाते थे, इन दोनों का काम अकेले मशीन कर रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो मैनुअली काम हो रहा था अब यहां ऑटोमेटिक होने लगा, मतलब मशीन के आने से ये ऑटोमेटिक होने लगा। तो आप देखेंगे कंपनी के स्ट्रक्चर में यहां चेंजेस आ रहे हैं, मैनुअली से अब ऑटोमेटिक हुआ, और मशीन के आने से क्या इसमें 10 वर्कर कम हो गए? भाई जब ऑलरेडी मशीन 10 लोगों का अकेले काम करेगी तो कोई भी जो इंडस्ट्रीज है वो 10 लोगों को क्यों रखेगा जब 10 का काम वो अकेले कर रही है? तो 10 लोग यहां से बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, मतलब उनका काम चला गया, छूट गया। तो अकेले अब मशीन यहां 10 लोगों का काम कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी कंपनी या स्ट्रक्चर में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस होने के बाद उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे आप देखेंगे पहले कंप्यूटर नहीं था तो 2 लोग 3 लोग रजिस्टर में एंट्री करते थे, अब कंप्यूटर आ गया, एक ही बंदा 5 लोगों का डेटा इनपुट कर रहा है, एंट्री कर रहा है। तो क्या कंप्यूटर के आने से 5 लोगों की जॉब गई? ऑफ कोर्स गई। तो यहां पर जब भी किसी कंपनी में या किसी भी संस्था में, इंस्टीट्यूशन में अगर कोई टेक्निकल चेंज होता है और उस चेंज के थ्रू जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आई बात? आई जितेंद्र, क्लियर हुआ? हाँ या ना? इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। आइए अब हम बढ़ते हैं दूसरे पर। तो ये तो हो गया भाई स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा है? तो ये है मतलब प्रछन्न या छुपी, हिंदी में इसको प्रछन्न या छुपी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। आइए इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। जैसा मान लीजिए कि कोई एक एग्रीकल्चर लैंड है, मान लो, ठीक है, 200 वर्ग गज का, ठीक है, और इसमें ऑलरेडी 2 भाई काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों भाई काम करके इसमें 5000 kg वीट या राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, 5000 kg 2 भाई इस 200 स्क्वायर फीट एरिया में काम करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। घर में एक और भाई बेरोजगार था, उसके पास कोई काम नहीं था,
तो फादर ने उसको भी इसमें काम में लगा दिया। तो अब हो गए 2 + 1, 3 लोग अभी 200 स्क्वायर फुट लैंड पर काम कर रहे हैं। जो एक भाई जिसको इस खेत में काम में लगाया, उसके काम करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। जो मार्जिनल जो प्रोडक्शन है, फाइनल प्रोडक्शन, अंतिम उत्पादन, वो 0 है बॉस, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई 2 लोग इस एग्रीकल्चर लैंड पर काम करके 5000 केजी प्रोड्यूस कर रहे हैं और 3 लोग लग के भी 5000 केजी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो तीसरा आदमी इसमें काम कर रहा है उसके लिए इसमें कोई काम नहीं है। वो बाहर से देखने में लग रहा है कि काम कर रहा है, लेकिन अगर उसको उससे बाहर भी निकाल दिया जाए तो फाइनल प्रोडक्शन जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? इसका मतलब इस बंदे की बेरोजगारी जो है वो छुपी हुई है। बाहर से तो लग रहा है काम कर रहा है, लेकिन जब काम करेगा तो उसका आउटपुट भी तो निकलना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन भी तो बढ़ना चाहिए, जो नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बाहर से देखने में तो काम में लग रहा है, लेकिन इनके लिए काम नहीं है, क्योंकि अगर इन्हें निकाल भी दिया जाए तो भी फाइनल प्रोडक्शन उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो क्या यहां पर एक आदमी की बेरोजगार, एक आदमी का अनएम्प्लॉयमेंट छुपा हुआ है? ऑफ कोर्स छुपा हुआ है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ये हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलता है। भाई आप देखेंगे गांव में, क्योंकि हमारे देश की आज भी 56% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर निर्भर है, डिपेंडेंसी है उसकी ऑलमोस्ट, जो गांव में रहते हैं। और गांव में उनका मेन प्रोफेशन है क्या करना? एग्रीकल्चर करना, और उससे जो प्रोडक्शन होता है उसको बेच के और अपनी बेसिक नीड फुलफिल करते हैं। तो गांव में ऑलमोस्ट कोई काम तो है नहीं, तो 2 की जगह 4 लोग लग के काम कर रहे हैं। अब अगर उनमें से 2 को निकाल दिया जाए तो भी 2 लोग उतना ही प्रोडक्शन करेंगे और 4 लोग भी मिलकर उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब कि 2 लोग अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए काम नहीं है। हाँ, अगर उनके लिए काम होता तो फिर 4 लोगों के अकॉर्डिंग इसमें प्रोडक्शन होता, तो ये 5000 नहीं बल्कि 7,500 हजार केजी प्रोडक्शन होता अगर एक आदमी का इसमें इनपुट लगता तो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई। और ये हमें मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर? यस और नो बोलो। जितेंद्र, क्लियर हो गया? तो इसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पर। अगला देखते हैं कौन है। तीसरा है जी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? ओपन, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। खुली बेरोजगारी क्या होती है जी? तो खुली बेरोजगारी में देखते हैं हम, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग गांव से शहर आते हैं काम करने के लिए। ठीक है, काम करने के लिए शहर आते हैं, सिटी। ठीक है, आने के बाद उनको 1 घंटे का भी काम नहीं मिला, 1 आवर का भी काम नहीं, दिन भर घर में ऐसे ही पड़े हुए हैं। 1 घंटे का पूरा टाइम फ्री, पूरा टाइम फ्री है, उनके पास कोई काम नहीं है। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखेंगे बहुत लोग गांव से शहर आते हैं काम की तलाश में, दिन भर लाइट पर खड़े रह जाते हैं, कोई काम नहीं मिलता, या रूम में पड़े हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें बंदे के पास 1 घंटे का भी काम नहीं हो, तो इसको हम बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। आइए उसके बाद कौन सा है जी ओपन के बाद? एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी। वेरी गुड, देखते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। देखो भाई, लेबर 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है स्किल्ड और एक होता है अनस्किल्ड। ठीक है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड जो लेबर है उसमें आप देखेंगे कि उसने प्रॉपर एजुकेशन लिया है, मतलब एक अच्छा एजुकेशन लिया है। इस एजुकेशन को लेने में उसने रिसोर्सेज भी खर्च किए हैं, टाइम भी स्पेंड किया है। ठीक है, और अपने
अपने को टाइम रिसोर्सेज भी खर्च किए, टाइम भी, और अपने को मनी भी खर्च किए, तीनों रिसोर्सेज, टाइम, मनी और हार्ड वर्क उसने किया है। इन सभी चीज़ों को करने के बाद उसके पास स्किल आया, ठीक है। और जो अनस्किल्ड लेबर है, इसने ना ही इसने रिसोर्सेज खर्च किए, ना ही इसने टाइम दिया, और ना ही इसी ने किसी तरह का मनी इन्वेस्ट किया, ठीक है। ये बस फिजिकल वर्क करता है, बस फिजिकल शारीरिक मेहनत करता है। अब ये जो लोग हैं स्किल्ड, ये इफिशिएंट भी होते हैं, ठीक है, और इनको आप देखेंगे सैलरी भी ज्यादा मिलती है, इफिशिएंट और सैलरी, और कम मेहनत पर अधिक आउटपुट देते हैं। और ये लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, और आउटपुट कम निकलता है, और इनको सैलरी भी कम मिलती है। क्लियर? अब यहां पर आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने अपने आप को स्किल्ड करने में रिसोर्सेज भी खर्च किए, मनी भी आपने खूब लगाया, जो फीस और दूसरी चीज़ें दी, टाइम भी स्पेंड किया आपने एक 4 साल अपने उस ड्यूरेशन को पूरा करने के लिए, वो डिग्री डिप्लोमा लेने के लिए, और उसके बाद आप स्किल्ड हो गए। ये सब होने के बावजूद भी आपके पास कोई काम नहीं है, दे हैव नो वर्क, कोई काम नहीं है आपके पास। ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी। आप ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, स्किल्ड है, इफिशिएंट है, आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास कोई काम नहीं है, उसको हम बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इज दैट क्लियर? सर 100 वैकेंसी पर 10 लाख एप्लीकेबल, सर कौन सी? बताता हूं जितेंद्र, ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये भाई साहब ये लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं सिर्फ वही इफिशिएंट थे क्वालिफाई करने के लिए, उनमें से 50% लोग कैपेबल थे उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, लेकिन सीट नहीं थी, ठीक है। तो वो उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे, लैक ऑफ वैकेंसीज, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, ठीक है। आइए, ये समझ लिया आपने? ये क्लियर हो गया जी? ये हो गया क्लियर जितेंद्र? ये क्लियर है? ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पर। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? ओपन एजुकेटेड हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बॉस घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसका मतलब क्या होता है? देखिएगा, आप देखेंगे ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये दो थ्योरी पर काम करती है। कौन सी? तो एक है डिमांड और दूसरा है सप्लाई, ठीक है। डिमांड और सप्लाई पर काम करती है। कैसे? व्हेनेवर डिमांड इज इंक्रीज देन सप्लाई इज आल्सो इंक्रीज, व्हेनेवर डिमांड इज गोज डाउन देन सप्लाई इज आल्सो गोज डाउन। मतलब कहने का मतलब ये कि जब कभी भी मांग बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, और मांग कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। कैसे जी? अभी आप देखेंगे दशहरा और दीपावली का समय आ रहा है, स्वीट्स की डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, तो क्या होगा? इसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। फिर मान लो दीपावली खत्म हो गई, स्वीट्स की डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हुई तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। मान लीजिए ठंडियों का सीजन है, हीटर और रॉड की जरूरत पड़ेगी, तो डिमांड बढ़ी तो आप देखेंगे इसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। मैन्युफैक्चर जो है वो नए जो टेक्नीशियन है उसको ले आकर दिन रात मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं। जैसे ही गर्मी सर्दी का सीजन खत्म होगा, उसकी डिमांड खत्म, फिर वो सप्लाई खत्म। कहने का मतलब ये कि जब भी डिमांड और सप्लाई के बीच फ्रिक्शन होता है और उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लीजिए अभी ठंड का सीजन है, ठंड में अब हीटर, जैकेट, स्वेटर की जरूरत होगी, और
जरूरत होगी तो उसके लिए अभी से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी तो अधिक से अधिक वर्कर को हायर किया जाएगा ताकि वो इन गुड्स की गुड डिमांड को फुलफिल कर सके। तो अधिक से अधिक वर्कर्स हायर कर लिए गए और ठंड में जैकेट, स्वेटर और दूसरी चीज़ों की सप्लाई कर रहे हैं। जैसे ठंड का सीजन खत्म होगा, अब स्वेटर, जैकेट की डिमांड खत्म हो जाएगी। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या कहेगा, भैया विदा, अगले साल फिर हम लोग मिलेंगे नवंबर के मंथ में जब इसकी डिमांड होगी। तो उनको निकाल दिया। तो आप देखेंगे डिमांड बढ़ी तो एम्प्लॉयमेंट क्या किया, उसने हायर कर लिया और लोगों को, ठीक है, सप्लाई पूरी करने के लिए। और जब डिमांड कम हुई तो फिर सप्लाई भी कम हुआ। जब सप्लाई कम हुआ तो जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला था वो अब अनएम्प्लॉयड हो गए। मतलब सप्लाई कम होने की वजह से अब उनके पास काम नहीं, क्योंकि भाई सप्लाई कम होगी, डिमांड नहीं है मार्केट में, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर बैठा के किसी भी एम्प्लॉय को पैसे नहीं देगा। वो कहेगा कि भाई अब डिमांड नहीं है, अब उतनी मैन्युफैक्चरिंग करनी नहीं है, तो अब अभी जरूरत नहीं है, अब आप विदा होइए, आपको निकाल देगा। ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई, मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बीच जो फ्रिक्शन होता है, मतलब डिमांड बढ़ी तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करने के लिए अधिक एम्प्लॉयमेंट हायर कर लिया, डिमांड कम हुई, सप्लाई कम हुआ तो उनको बाहर कर दिया। तो क्या इन दोनों के बीच फ्रिक्शन हो रहा है, और इस फ्रिक्शन से एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है? हो रहा है कि नहीं जी? जितेंद्र, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है जी? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो बोलो जितेंद्र। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी के साथ साथ कई लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी यूज करते हैं, सीजनल, मौसमी बेरोजगारी। बट इन दोनों में डिफरेंस है क्या? तो जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, इट इज रिलेटेड टू मार्केट से है। मार्केट में जैसे जैसे चीज़ों में डिमांड बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। सीजनल जो है, इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। आप जानते हैं हमारे देश में एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल होता है। रबी, खरीफ, जायद जो और दूसरे प्रोडक्शन जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, इनका प्रोडक्शन सीजन वाइज होता है। सीजन वाइज का मतलब आप देखेंगे कि विंटर सीजन, विंटर में, समर में और उसके बाद रेनी सीजन में अलग अलग फसलें जो है वो टाइम फ्रेम में उनको उनकी क्रॉपिंग की जाती है। आप देखेंगे हमारे देश का जो फार्मर है वो 6 महीने 7 महीने खेती करता है, बाकी रेस्ट ऑफ टाइम जो है वो फ्री होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में है। जो लोग 5-6 महीने 7 महीने काम करते हैं और बाकी रेस्ट ऑफ टाइम वो फ्री होते हैं, तो शहर आ जाते हैं काम की तलाश में। ठीक है। तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करें तो काफ़ी मास लेवल पर हम जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम कर सकते हैं जो गाँव में है। ठीक है। तो यहाँ पर जो सीजनल है वो इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और फ्रिक्शनल इज रिलेटेड टू मार्केट। ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई के बीच जो फ्रिक्शन होता है और उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया जितेंद्र? क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं। अब है अगला अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। देखते हैं जी, अगला जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम बोलते हैं अल्प रोजगार, अल्प रोजगार बेरोजगारी। ठीक है। अल्प रोजगार बेरोजगारी, इसका मतलब क्या है? देखिए, कोई भी किसी भी पर्सन को 8 आवर्स पर डे अगर काम मिलता है तो इसका मतलब है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट है, उसको पूरा काम मिला हुआ है। लेकिन अगर 8 आवर्स से कम, 4 आवर्स, 3 आवर्स, 6 आवर्स अगर उसको काम मिल रहा है, इसका मतलब उसके पास काम नहीं है। मतलब 8 आवर्स वो काम कर सकता है, इफिशियंट है, अर्न कर सकता है, बट दे हैव नो एनी वर्क, बस उसके पास काम नहीं है। या तो 4 घंटा काम कर रहा है, मतलब 4 घंटा फ्री है, वो 4 घंटा काम कर सकता है, 3 घंटा काम मिला है, बाकी वो 6 आप देखेंगे 5 घंटे और काम कर सकता है, 6 घंटा काम कर रहा है, 3 घंटे और काम कर सकता है। तो यहाँ पर पूरा काम नहीं मिलके बल्कि आधा काम मिले या थोड़ा कम काम मिले, ऐसा जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ? कई लोग इसको दूसरे मीनिंग में भी समझते हैं, क्या कि आप अपने टैलेंट, आप अपने कैपेबिलिटी, आप अपने एफिशिएंसी के आधार पर काम नहीं करके बल्कि दूसरा काम करते हैं, तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं,
बट यहाँ पर जो इसका रियल मीनिंग है ये है कि आप 8 घंटा काम करने के लिए पूरी तरह से एफिशिएंट है, लेकिन आपको 8 घंटे का काम नहीं मिलके आपको 4 घंटे, 3 घंटे या 2 घंटे का काम मिलता है। बाकी जो रेस्ट ऑफ टाइम है उस समय आप फ्री है, आपके पास कोई काम नहीं है। समझ में आ रही बात? तो इसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी जितेंद्र? बताओ क्लियर हुआ? हाँ या ना में जवाब दीजिए। चलिए, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बता दो। राइट आंसर ए, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें सबसे ज्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रछन्न या छुपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए, ये हो गए क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। इनमें से किसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है? इनमें से कौन सा है जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं? बताइए। राइट आंसर इज बी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी जो है ये वर्ल्ड बैंक का ही, एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही बैंक है। ठीक है, इसलिए आईबीआरडी को हम वर्ल्ड बैंक, इसकी भी एस्टैब्लिशमेंट ये 1944 हुआ और ये भी वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। और ये आप देखेंगे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट देता है। ठीक है, ये आईबीआरडी डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक बैंक है आईबीआरडी, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1944 में हुआ था। ये भी वॉशिंगटन डीसी में है और ये डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, उनको लोन देता है और उन देशों के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, तो आईबीआरडी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ। ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है क्या जी? तो इसको हम कुछ इस तरह से बोलते हैं, सेबी। सेबी हिंदी में भी ऐसे सेबी बोलते हैं। सब लोग सेबी से भी जानते होंगे, पूरा फुल फॉर्म अपन जानते तो है, बट इस तरह से ज्यादा लोग समझते हैं। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियामक प्राधिकरण, इसका हिंदी है जो सेबी का है। ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है जी 1988 और 1992 में इसको लीगल राइट्स दिया गया काम करने का। ठीक है, इस सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया को, इट्स ए रेगुलेटरी बॉडी है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। मतलब आप देखेंगे कि हमारे देश में शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए 1988 में एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई और उसको ये काम दिया गया कि आप शेयर मार्केट को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो इट्स ए रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा इसको। इससे पहले आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती थी। लेकिन शेयर मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट है और इसमें मास लेवल पर लोगों, कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स हैं शेयर के रूप में, और आम पब्लिक लोगों के भी हैं। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है गवर्नमेंट का। फिर गवर्नमेंट इसमें कई तरह के करप्शंस, कई कंपनियां फर्जी रजिस्ट्रेशन करा के शेयर इशू करके और बंद करके कंपनी बैंकरप्ट होकर भाग गई। कई शेयर ब्रोकर्स ने लोगों के साथ गलत किए। तो इन सारे सिस्टम को, मतलब इस कैपिटल मार्केट को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ऑथराइज बॉडी फॉर्म की गई 1988 में। इट्स ए रेगुलेटरी बॉडी, उसका नाम था सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और 1992 में इसको लीगल राइट्स दिया गया काम करने के लिए। कैसे? तो ये नई कंपनीज का रजिस्ट्रेशन करेगी, उनको मॉनिटर करेगी और उससे रिलेटेड अगर कोई इशू होता है तो उनको रिजॉल्व करेगी। तो पूरी तरह से शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1988, 1992 में इसको लीगल राइट्स दिए गए और
इस समय पूरी तरह से शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। क्लियर, समझ में आ रही बात? ये है सेबी। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ऑपरेशनल पीरियड ऑफ 4th 5 ईयर प्लान। अच्छा, एक पॉइंट जो मैंने आपको शुरू में बताया था उसमें 5 ईयर प्लान भी आप ध्यान में रखिएगा। उनमें से 5 ईयर प्लान से 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो 4 तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं एक बार मैं बताता हूँ, फिर सारे 5 ईयर प्लान्स का मैं एक टाइम पीरियड बताता हूँ, आप ध्यान रखिएगा उनका। ठीक है, चलिए देखिए 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका टर्म या टेन्योर पूछ लेगा। उसके बाद इसका थीम पूछ लेगा कि कौन से 5 ईयर प्लान का थीम क्या था। उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया तो स्कीम पूछ लेगा। फिर जीडीपी ग्रोथ रेट, जो टारगेट हमने डिसाइड किया था वो पूछता है कि किस 5 ईयर प्लान में कितना ग्रोथ रेट डिसाइड किया गया था। ये 4 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड 5 ईयर प्लान से पूछे जाते हैं। अब मैं आपको अभी तक राइट नाउ 12 5 ईयर प्लान जो है वो लॉन्च किए जा चुके हैं राइट नाउ, टिल नाउ 2017 तक। कौन कौन से देखिएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ 1951 से 1956। सेकेंड 5 ईयर प्लान शुरू हुआ जी 1956 से 1961। थर्ड 5 ईयर प्लान शुरू हुआ 1961 से 1966। उसके बाद प्लान हॉलीडे आ गया। ठीक है, प्लान हॉलीडे। अब ये हॉलीडे कितने साल का था? तो 1966 से 1969 तक, 3 साल तक ये प्लान हॉलीडे चला। उसके बाद आया फिर 4th 5 ईयर प्लान। 4th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था 1969 से 1974। फिर 5th 5 ईयर प्लान आया 1974 से 1979, बट ये 1 साल पहले ही खत्म हो गया 1978 में। मतलब इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई और फिर नई पार्टी बनी, जनता पार्टी की सरकार आई मोरारजी देसाई के लीडरशिप में। तो 78 में उनकी यहाँ पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ और 78 से 80 तक आप देखेंगे यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही और मोरारजी देसाई के लीडरशिप में। और यहाँ चला था रोलिंग प्लान। ठीक है, उसके बाद 6th 5 ईयर प्लान आया कब? 1980 से 85 में। ठीक है, उसके बाद फिर 7th 5 ईयर प्लान आया 1985 से 90 में। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 90 से 92 ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का दौर था। तो यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए हमने 2 साल का ब्रेक ले लिया 90 से 92 में। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है ये नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है, ये कौन सा था? हाँ, 7th हो गया। अब हम बढ़ते 8th 5 ईयर प्लान पे। ये है 1992 से 1997। फिर 9th 5 ईयर प्लान है 1997 से 2002। ठीक है, और उसके बाद 10 नंबर है 2002 से 2007। उसके बाद 11th 5 ईयर प्लान है 2007 से 2012। और फिर 12th 5 ईयर प्लान है 2012 से 2017। तो 2017 में 12th 5 ईयर प्लान खत्म हुआ जी 2017 में। उससे पहले 2015 में नीति आयोग बन गया था प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके। अब नीति आयोग का कहना है कि 5 ईयर प्लान हमारे लिए एनफ नहीं है, हमें 15 ईयर्स या 12 ईयर्स एजेंडा फॉर्म करना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन बनाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करना चाहिए। तो हो सकता है कमिंग ईयर या 15 ईयर्स या 12 ईयर्स का एजेंडा इंप्लीमेंट हो हमारे देश में। तो लास्ट जो 5 ईयर प्लान था वो था 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017, जिसको फॉर्म किया था किसने? प्लानिंग कमीशन ने। ठीक है, तो ये 12th 5 ईयर प्लान थे, इनका टेन्योर अपने को ध्यान में रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग बताओ टाइम पीरियड, बताओ भाई। जो 5 ईयर प्लान का पूछ रहा था, बताइए टाइम पीरियड। देख लिया आपने इसमें, राइट आंसर बताइए, राइट आंसर बताइए अब उसका।
राइट आंसर बताओ इसका, 11th का बताओ भाई, 4th 5 ईयर प्लान का क्या है? फिफ्टी वन, 56, 56, 61, 61, 66, उसके बाद 69, 74। ठीक है, राइट आंसर इज बी। 11th का राइट आंसर बी होगा, 69 से। क्यों? अब देखो ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, इसलिए पूछा है कि इससे पहले मतलब 1961 से 66 ये थर्ड 5 ईयर प्लान था, और इस थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 3 साल का प्लान हॉलीडे लिया गया। 3 साल का प्लान हॉलीडे था सर। 3 साल कौन से? तो 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69। ये प्लान हॉलीडे लेने के 3 रीजन थे। पहला, इंडो चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर और ड्रॉट, सूखा, ये 3 फैक्टर्स थे। मतलब भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, उसमें अपन हार गए थे क्राइसिस के दौर से। 1965 में ठीक 3 साल बाद पाकिस्तान से भिड़ गए। हालांकि पाकिस्तान को हमने हरा दिया, लेकिन मास लेवल पर रिसोर्सेज जो हैं वो खर्च हुए। उसके बाद ये सब चीज़ें हो ही रही थी कि 1965 में हमारे देश में ड्रॉट, सूखा पड़ गया। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश का जो एग्रीकल्चर है इट्स टोटली डिपेंड ऑन मानसून, और मानसून उस बार हुई नहीं तो क्रॉप्स हुए नहीं, फसल हुई नहीं, और पूरी तरह से देश में सूखा पड़ गया। तो ये 3 बड़ी क्राइसिस थी। इन क्राइसिस की वजह से आप देखेंगे प्लान अगला 4 5 ईयर प्लान नहीं बनाया गया, और हमने 3 साल का एक प्लान हॉलीडे बनाया जिसमें दोबारा अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करें और मजबूत करें, और फिर अगला 5 ईयर प्लान बनाए। तो 3 साल का 5 ईयर प्लान हॉलीडे लिया गया 1966 के बाद। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 साल बाद 1969 में हमने फिर 4th 5 ईयर प्लान बनाया, और गरीबी हटाओ और कई सारे बड़े बड़े स्कीम शुरू किए 4th 5 ईयर प्लान। तो राइट आंसर इज बी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाई। रीजनल रूरल बैंक्स किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड किए जाते हैं? बताइए भाई, आंसर बताओ इसका। 12th का आंसर बताइए, रीजनल रूरल बैंक। अब पहले, सबसे पहले रीजनल रूरल बैंक है क्या, एक बार इसको देखें। तो RRB शॉर्ट में बोलते हैं हम इनको, और हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, ये जो RRB है, एक नरसिम्हन कमेटी बनी थी, नरसिम्हन कमेटी। इनके रिकमेंडेशंस पर रूरल एरियाज में बैंकिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए 1975 में RRB के फॉर्मेशन की बात की गई। ठीक है, और इसी 1975 में RRB एस्टैब्लिश किया गया। मुरादाबाद यूपी में एक जगह है जिसमें फर्स्ट प्रथमा बैंक एस्टैब्लिश किया गया RRB के रूप में। ठीक है, और इस बैंक को स्पॉन्सर्ड किया था सिंडिकेट बैंक ने। मतलब ऑलमोस्ट जो हमारे नेशनलाइज बैंक है वही स्पॉन्सर्ड करते हैं RRB को। बिहार में आप देखेंगे सेंट्रल बैंक स्पॉन्सर्ड करती है, इधर आप देखेंगे कहीं यूको बैंक, कहीं सिंडिकेट बैंक, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेशनलाइज बैंक इनको स्पॉन्सर्ड करती है। ठीक है, तो RRB रीजनल रूरल बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की बचत को प्रोत्साहन देने और 1 लाख तक का लोन फाइनेंस करने और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाने के लिए नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन के बिहाफ पर 1975 2 अक्टूबर था भाई। इंदिरा गांधी, आप देखेंगे इंदिरा गांधी के द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर ये स्टार्ट किया गया। 2 अक्टूबर 1975 को RRB स्थापित किया गया मुरादाबाद में प्रथमा नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है नेशनलाइज कमर्शियल बैंक, मतलब राष्ट्रीयकृत जो वाणिज्यिक बैंक है, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, जिसको हम नेशनलाइज बैंक कह सकते हैं, जितने भी जो बिजनेस करते हैं उनको।
तो उन बैंकों के द्वारा स्पॉन्सर्ड किए जाते थे। तो उस समय सिंडिकेट बैंक के द्वारा इसको स्पॉन्सर्ड किया गया था। ठीक है, तो अभी भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट, अब तो धीरे धीरे आरआरबीज को, हम आरआरबी बैंक्स को धीरे धीरे सीमित कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब कई जो बैंक, बड़े बैंक्स हैं वो गाँव में भी खुलने लगे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स आप देखेंगे आरआरबी के, आरबीआई के नॉर्म्स के तहत अलग अलग राज्यों में कोऑपरेटिव्स अलग अलग मतलब एक ग्रुप मिलके और कोऑपरेटिव बैंक खोलता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स में कितने करप्शन हो रहा है। जो लोग भी 10 लोगों ने मिलके कोऑपरेट करके एक बैंक एस्टैब्लिश किया, उसमें आपस में ही पैसा लेके और बैंक को बैंक करप्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए, तो ये आरआरबी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ओहो रोहित, गुड इवनिंग सर, क्लास की टाइमिंग क्या है? रोहित, क्लास की टाइमिंग है 6 to 8। एवरी डे हम लोग 6 to 8 मिलेंगे। ठीक है, आज कहाँ थे तुम रोहित? पता नहीं था आपको क्लास के बारे में? क्लास के बारे में पता नहीं था? बताओ। ठीक है, चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं। ये तो आरआरबी के, अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा, आरआरबी के रिगार्डिंग पूछा है क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला कि आरआरबी कब स्टैब्लिश हुआ, डेट और ईयर दोनों ध्यान रखिएगा। दूसरा, आरआरबी किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बिहाफ पर शुरू किया गया था। उसके बाद फर्स्ट आरआरबी कहां स्टैब्लिश किया गया था। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में कि वो कौन से स्टेट है जहां पर आरआरबी के ब्रांचेस नहीं है। तो वो है जी सिक्किम एंड गोवा। ये दो राज्य हैं जहां पर आरआरबी का कोई भी ब्रांच नहीं है, सिक्किम और गोवा। इसके अलावे इन दो राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में आरआरबी के ब्रांचेस हैं। क्लियर? समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो ये चारों फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं इस आरआरबी के साथ। क्लियर? चलिए, नवीन, गुड इवनिंग। क्या बात है, सो के जग रहे हो तुम लोग? अब आ रहे हो 7 बजे, 7:45 में। नवीन, तुमको क्लास के बारे में पता नहीं था? चलिए, डेली अपनी क्लास 6 to 8 2 घंटे की क्लास होगी। जैसे अपन पहले पॉलिटी और हिस्ट्री वाले बैच में किया था हमने 6 o'clock। उसके बाद फिर साइंस चलने लगा, साइंस अभी खत्म हुआ है, तो फिर इकोनॉमिक्स की का जो बैच हो रिज्यूम किया गया है। अब अभी आज से हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। जो लोग भी नए आए हैं उनको मैं बता दूं, सर इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती क्लास की। ओके, तो आज इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू हुई है और जैसे हमने पिछली क्लासों में 500 क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही अपने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका एक्सप्लेनेशन अपन देख रहे हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और भी बेहतरीन कुछ नए नए क्वेश्चंस इस पर अपन देखेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और आई होप कि अगर आप इन क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व करते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके पूरे हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उसका जो रिकॉर्डिंग है वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, ये क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया? ये समझ में आया कि नहीं सबको? नवीन, जितेंद्र, रोहित, क्लियर हो गया? यहां ये इसको समझा कि नहीं तुम लोगों ने? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया आपने। अब क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात कर रहा है बॉस। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में जानते हो क्या तुम लोग? डू यू नो अबाउट? जानते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में? नहीं जानते हैं। देखो, मैं नाम लिख रहा हूं इनका, एजेंसीज का, आप ध्यान रखिएगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, नाम मैं लिख रहा हूं। पहला क्रिसिल,
इकरा, केयर, उसके अलावा कई सारे विदेशी भी है, फिंच है, मूडी है, ये विदेशी हैं, इनकी बात नहीं करेंगे, अपन इंडिया की बात कर रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, उसके बाद क्रेडिट एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस होता है, डफ फेलप्स और सिविल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब सबसे पहली जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो है क्रिसिल, CRISIL। ये करती क्या है जी? क्रिसिल, ये सारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, तो आप देखेंगे जितने भी हमारे देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब वित्तीय संस्थान, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रेटिंग करती है बॉस। किस लिए? तो रेटिंग करती है कि कोई भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करने जाता है उसमें उसका पैसा कितना सुरक्षित है। मतलब मान लीजिए आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि जिस इंस्टीट्यूशन में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कंपनी सही है, फ्रॉड नहीं है और आपका पैसा सुरक्षित है। समझ में आ रही बात? तो इन एजेंसीज के द्वारा भारत की सभी फाइनेंशियल, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो किसी भी तरीके से कस्टमर से लेन देन, फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन्स करती हैं, ठीक है, जितनी भी कंपनीज, उन सभी कंपनीज के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ध्यान में रख के ये कंपनी रेटिंग जारी करती है और उस रेटिंग के आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना हमारे लिए कितना फायदेमंद होगा। समझ में आ रही बात? तो इस रेटिंग के आधार पर आप उस कंपनी का आकलन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इकरा, केयर, डफ फेलप्स, सिविल। सिविल आपने सुना होगा, कई लोग जो बैंकों से लेन देन करते हैं वो कहते हैं मेरा सिविल स्कोर बिगड़ जाएगा। अर्थात अगर बैंक का टाइम पर आपने लोन पे नहीं किया, क्रेडिट कार्ड का पे नहीं किया, पर्सनल लोन लिया नहीं पे किया, आपके ट्रांजेक्शन्स गड़बड़ हैं, तो आपके सिविल स्कोर खराब हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपका पैन कार्ड लेके आपका सिविल स्कोर चेक करता है कि आप कितने ऑनेस्ट कस्टमर हैं, और इस सिविल स्कोर से आपका पूरा क्रेडिट प्रोफाइल खुल जाता है कि आपने कब कब पैसा लिया, कितना लिया और कि आप टाइम पर पे किया कि नहीं। समझ में आ रही बात? तो ये जो सिविल स्कोर है, इस रेटिंग्स के थ्रू हम कंपनीज और कस्टमर्स की जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसको हम जान पाते हैं और उसके आधार पर बैंक उनसे ट्रांजेक्शन्स करती है या आप उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है। तो इन सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को है वो सेबी कंट्रोल करती है, ठीक है, रेगुलेट करती है। आइए, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। कौन रेगुलेट करता है जी? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। राइट आंसर इज, सॉरी सिडबी बता रहा हूं, सेबी। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये छोटे एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन करती है। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। 1990-91 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अभी मैंने बताया 1988 में इसकी स्थापना हुई और 92 में क्या हुआ, इसको राइट दिया गया। इट्स ए रेगुलेटरी बॉडी जो क्या करती है, रेगुलेटरी बॉडी जी सेबी, तो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन, अगर कोई किसी के साथ गड़बड़ हुआ है, कुछ भी गलत हुआ है, तो उसको मॉनिटर करती है और उसको सही, मतलब उनको मुआवजा दिलाती है, ठीक है। तो राइट आंसर इज सेबी। वेरी गुड, क्लियर, यहां तक समझ में आया सबको? अरे आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोलो। नवीन, रोहित, जितेंद्र, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर
इज इन इंडिया, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज, बताइए सर, बताइए इसका आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, मैं इसका आंसर ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूं, मैंने सारे अनएम्प्लॉयमेंट समझा दिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। बताइए, मैंने इसका आंसर दे दी, पहले बता दिया मैंने, सारे एग्रीकल्चर जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स होते हैं वो सारे मैंने बता दिए हैं। स्ट्रक्चर, फ्रिक्शनल, डिस्गाइज्ड, ओपन, एजुकेटेड, ठीक है, सीजनल, सब बता दिए मैंने। बताइए आंसर। जितेंद्र, राइट आंसर, राइट आंसर इज सी है बॉस, बोथ ए बी, ए और बी। कैसे भाई, एग्रीकल्चर मैंने अभी आपको बताया था कि एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल है, खरीफ, जायद, रबी और जो नकदी फसल है, ये सारे क्रॉप्स का एक टाइम पीरियड फिक्स है और उसी टाइम पीरियड में इन फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, न पहले न आगे, सभी का टाइम फिक्स है, तो सीजनल होता है, सीजन के अकॉर्डिंग इनकी क्रॉपिंग होती है। और दूसरा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने बताया आपको कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छुपी बेरोजगारी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहां पर हमें डिस्गाइज्ड अर्थात छुपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो सीजनल भी है और डिस्गाइज भी है, तो एग्रीकल्चर में दोनों, नॉन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, तो सीजनल और डिस्गाइज, कितना, कौन सा आंसर, सी, ए और बी बोथ। क्लियर हुआ? ये समझ में आया कि नहीं, पहले मुझे एक बार बताओ तुम लोग, अभी सब लोग आ गए हैं तो एक बार मैं समझ पाऊं कि ये तुम लोग को समझ में आया कि नहीं। यस और नो में सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट, यस और नो में मुझे सभी लोग रिप्लाई करेंगे, फटाफट रिप्लाई करेंगे सब। क्लियर, क्लियर हो रहा है जी? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब लोग रिप्लाई करो भाई, सिर्फ जितेंद्र, नवीन, रोहित चले गए क्या सब? 7 लोग मुझे ऑनलाइन शो कर रहे हैं और 7 में से सिर्फ एक आदमी का जवाब आया, बाकी लोगों को क्या समझ में नहीं आया क्या? और जो लोग ऑनलाइन हैं उनको समझ में नहीं आया? फटाफट रिप्लाई करो मुझे। ऑल क्लियर? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, which economy activity cannot be included in the tertiary sector, tertiary sector? बताइए कौन सा इनमें नहीं है? हिंदी में शो करे क्वेश्चन सर। ओके ठीक है नवीन, हिंदी में, एक बार इंग्लिश दिखा दिया, अब ये है आपका हिंदी। तृतीय क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं की जा सकती? बताइए, तृतीय क्षेत्र में देखो 3 सेक्टर्स होते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी के, कौन कौन से मैं एक बार आपको बताता हूं। पहला, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद है सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद है तीसरा सर्विस या टर्शियरी सेक्टर, और एक होता है बॉस कोर सेक्टर भी होता है। ठीक है, कोर सेक्टर भी। प्राइमरी सेक्टर में क्या है जी? एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, उसके बाद आप देखेंगे प्रोडक्शन नहीं, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, मतलब जहां से रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन, जहां पर रॉ मटेरियल्स को आप देखेंगे, मतलब आप देखेंगे उनका प्रोडक्शन होता है दूसरे स्टेज में। तीसरा सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, उसके बाद होटल, टूरिज्म, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये है। कोर सेक्टर हम बोलते हैं, आप देखेंगे आयरन इंडस्ट्रीज, आयरन प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन, उसके बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ठीक है, बड़ी इंडस्ट्रीज, सीमेंट प्रोडक्शन, ये सारी चीजें, ये है, इसको हम बोलते हैं कोर सेक्टर। ठीक है, तो
प्राइमरी सेक्टर जो है एग्रीकल्चर, ऑलमोस्ट जहाँ से हम रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र उसको बोलते हैं, जिसमें कृषि और कृषि वानिकी, बागवानी, इस तरह की चीजें हैं, जो हॉट एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर मोस्टली प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज आएंगे इसमें, जहाँ उत्पादन होता है और मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सर्विस सेक्टर ये टर्शियरी तृतीयक क्षेत्र, ट्रांसपोर्टेशन, होटल, टूरिज्म, बैंकिंग, इंश्योरेंस। और कोर सेक्टर आयरन, स्टील, सीमेंट प्रोडक्शन, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है, थर्ड में, टर्शियरी सेक्टर में। तो टर्शियरी सेक्टर में कॉल सेंटर तो आएगा, ट्यूशन भी आ रहा है, आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, बैंकिंग भी आएगा। राइट आंसर इज हनी बी प्रोडक्शन, मधुमक्खी पालन। राइट आंसर इज सी, मधुमक्खी पालन, हनी बी प्रोडक्शन इज राइट आंसर। इज दैट क्लियर? समझ में आया जी? अरे आया कि नहीं आया बताओ, यस और नो? क्लियर हुआ? बोलो फटाफट। राइट आंसर इज हनी बी प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन, और आई होप कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और उनके एक्सप्लेनेशन कल हम लोग फिर ये इसी टाइम, सेम टाइम से 6 बजे से 8 बजे के बीच यहीं पर मिलेंगे, और आगे कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम कल नए जोश और जुनून के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 8955893240। कॉन्टैक्ट नंबर है 8955893240, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।